नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस सेशन में, जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही विकराल, भयंकर, घातक और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली डिजीज के बारे में, जिसका नाम है कैंसर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे कैंसर के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यह उठेगा कि कैंसर होता क्या है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो गए और आजकल यह बहुत ही कॉमन डिजीज हो चुकी है, रोज ही हम इसका नाम सुन लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कैंसर क्या होता है, बेसिकली इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कैंसर हमारे शरीर के अंदर होने वाला एक बहुत ही मेल फंक्शन है। बहुत ही ऐसी शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं होने लगती हैं जिससे शरीर के सेल जो होते हैं मेल फंक्शन हो जाते हैं, यानी कोशिकाएं जो होती हैं वह गलत तरीके से व्यवहार करने लगती हैं, वो अपना सामान्य व्यवहार नहीं दिखाती हैं। जैसे कोशिकाओं का सेल डिवीजन कितना होना चाहिए, कितने टाइम के बाद सेल को मर जाना चाहिए, यानी सेल को जो है निष्क्रिय हो जाना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर होती है। तो डीएनए के अंदर जब उत्परिवर्तन हो जाए, यानी म्यूटेशन हो जाए, तब यह कैंसर के लक्षण दिखते हैं। तो सरल भाषा में अगर मैं कैंसर को समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का अनियंत्रित और अत्यधिक विभाजन ही कैंसर होगा। और यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है, इसी वजह से यह होता है। ठीक है, तो कैंसर जो है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह कोई ये निश्चित नहीं है कि शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही कैंसर होगा, यह निश्चित नहीं है। तो कोशिकाओं का अनकंट्रोल्ड और अधिक मात्रा में सेल डिवीजन होना ही कैंसर कहलाता है। और यह कोशिकाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। ये हमारे ब्रेन की भी कोशिकाएं हो सकती हैं, हमारे लीवर की भी कोशिकाएं हो सकती हैं, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं, हमारी ब्लड सेल की कोशिकाएं होती हैं। इन सब में कहीं भी अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो वह ट्यूमर फॉर्म करेंगे, गांठ बनाएंगे, और वही बाद में धीरे धीरे कैंसर के रूप में हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कैंसर कितने तरह का होता है और इससे हम कैसे डील करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कैंसर के प्रकार के ऊपर। ठीक है, कैंसर के प्रकार के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कैंसर क्या है, कैंसर जो होता है कहाँ कहाँ होता है, उसके आधार पे हमने यह कैटेगराइज किया है कि कैंसर प्रमुख रूप से जो होते हैं, होने को तो बहुत सारे तरह के कैंसर है, लेकिन जो प्रमुख रूप से देखे जाते हैं सामान्य तौर पर, उन पे हम आज बात करेंगे। पहला टाइप जो कैंसर का है वो कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा शरीर के आंतरिक अंगों में जैसे होता है, जैसे हमारा जो कवर्ड आर्गन होते हैं उनके अंदर होता है कार्सिनोमा। जैसे हमारी त्वचा में हो जाएगा, त्वचा का कैंसर कार्सिनोमा, जैसे हमारी स्किन का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े के कैंसर हो जाते हैं, कोलन का कैंसर हो जाता है, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं अ, वहीं जो है अपना क्या बोलते हैं, सरकोमा, सरकोमा की बात करते हैं तो यह हड्डियों का कैंसर, मांसपेशियों का कैंसर और कार्टिलेज वगैरह का कैंसर हो सकता है। ल्यूकेमियाज की बात करें, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकोमिया, ल्यूकेमिया जो होता है बेसिकली ये टर्म आया है ल्यूकोसाइट से। और ल्यूकोसाइट जो होता है वह हमारे ब्लड में जो WBC होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उन्हीं का वैज्ञानिक नाम जो है वह ल्यूकोसाइट होता है। तो जब ल्यूकोसाइट यानी हमारे शरीर की WBC बहुत ही ज़्यादा और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो इस केस को हम कहते हैं ल्यूकेमिया, जो कि यह ब्लड कैंसर का एक रूप है। और इसकी वजह से जब शरीर में बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हो जाएंगी तो वाइट ब्लड सेल्स एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, और इसकी वजह से या हमारे ही ऊतक को नष्ट करने लगेंगी, तो यह केस बड़ा सीवियर हो जाता है। तो ब्लड कैंसर का मतलब सामान्य तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि WBC का अनकंट्रोल्ड शरीर के अंदर अनकंट्रोल्ड जो फैलाव हो रहा है वही ल्यूकेमिया की कैटेगरी में आएगा। लिम्फोमा की अगर हम बात करें तो लिम्फोमा जो होता है, लिम्फोमा जो यह कैंसर जो होता है लिम्फोमा, यह हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब अगर हम इम्यून सिस्टम के ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारा इसमें हमारा जो है बोन मैरो भी आ जाता है, हमारा लीवर भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, वही हमारी स्प्लीन भी जो होती है, हमारे स्प्लीन का भी अहम रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में। तो लिम्फोमा बेसिकली इन्हीं पर अटैक करता है, हमारे बोन मैरो पे अटैक करेगा, वहाँ हो सकता है कैंसर, वह लिम्फोमा कहलाएगा। लीवर में होगा तो उसे हम लिम्फोमा कह सकते हैं। और इसी तरह
तरह स्प्लीन या प्लीहा में जो कैंसर होता है उसे भी हम लिम्फोमा कह सकते हैं, क्योंकि ये मेजर ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो अगर बात कर लेते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर में एक खास बात होती है कि ब्रेन हमारा 90% तक बनता है न्यूरॉन सेल से, और न्यूरॉन सेल सेल डिवीजन नहीं करती हैं। इसकी बजाय जो 10-12% जो हमारे ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं, न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, उनके उनके अंदर बहुत ज़्यादा जब प्रसार हो जाए, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रूप से सेल डिवीजन करने लगती हैं, तब यह समस्या होती है। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कैंसर जो होता है, या तो हमारे ब्रेन में होगा या तो हमारे स्पाइनल कार्ड में होगा। ठीक है, मेरू रज्जु में यह कैंसर होगा। तो काजेज ऑफ कैंसर पे अब आगे चल के बात करते हैं क्या कारण हो सकता है। तो जो हमारे डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन होता है, जिसके ऊपर हम बात पहले ही कर चुके हैं कि डीएनए के अंदर सारी सूचनाएं होती हैं कि शरीर का हर एक फंक्शन कैसे करेगा। सेलुलर लेवल पे यानी कोशिकीय स्तर पे सारी जानकारी जो होती है डीएनए के अंदर होती है, और कोशिकाएं वैसा व्यवहार करती हैं। लेकिन अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, कोशिकाएं उन कमांड को भूल जाएंगी और वह अनियंत्रित व्यवहार करेंगी। बहुत ज़्यादा जो है कोशिकाओं में सेल डिवीजन होने लगेगा, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो कैंसर का मेजर कारण जो है हमारे जो है डीएनए में म्यूटेशन है, और यह म्यूटेशन बहुत कारणों से होता है। जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर से म्यूटेशन होना अलग चीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर होना अलग चीज़ है। तो जिनके परिवारों में यह देखा गया है कि उनके अंदर एक कैंसर की एक हिस्ट्री रही है, क्लिनिकल हिस्ट्री कैंसर की रही है, उन परिवारों में यह देखा गया है कि उनके परिवारों के लोगों के अंदर कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा प्रो कैंसर हो सकते हैं, ऐसा देखा गया। तो अनुवांशिक कारण भी हम कह सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुवांशिक डिजीज की कैटेगरी में हम कैंसर को नहीं रखेंगे। इन्वायरमेंटल कारण, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल या पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियाँ हो, पोल्यूशन हो, या आपको याद होगा कि यूक्रेन में एक जगह चेर्नोबिल करके थी, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का विस्फोट हो, न्यूक्लियर रिएक्टर ही फट गया था, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन हुआ था, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को कैंसर हुआ। तो पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण का जो कारण है, पर्यावरण कैसा है, आपके इर्द गिर्द का जो फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसका भी असर पड़ता है हमारे शरीर पे, जिससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केमिकल हो गया, स्मोक हो गया, रेडिएशन हो गया, इस तरह की जगहों पे अगर कोई रहता है तो उसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल जो होती है, खराब डाइट हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज़ न करना, बहुत ज़्यादा जो है आराम परस्त हो, और बहुत ज़्यादा शराब या बहुत ज़्यादा नशे की चीज़ों का सेवन करना, गुटखा तंबाकू ऐसी चीज़ों को खाना, जो लाइफ स्टाइल जो है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अगर मैं अगला कारण अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है इसका कारण। और इन्फेक्शन पे जब हम बात करते हैं तो इन्फेक्शन में जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाए, और यह लंबे समय तक बना रहे, तो वह लीवर के कैंसर का कारण बन सकता है। वहीं पे एक ह्यूमन पैपिलोमा पैपिलोमा वायरस करके एक होता है, जो जननांगों का स्पेशली जो है यह वायरस जननांगों को इन्फेक्ट करता है। यह इन्फेक्शन भी अगर ज़्यादातर रह जाए तो जननांगों का या जननांगों में भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर का कारण इन्फेक्शन भी इस तरह हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, यानी कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए, जैसे कैंसर जब होता है शरीर में तो कुछ असामान्यताएं दिखने लगती हैं, तो अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति जागरूक तो डॉक्टर को दिखा ले। जैसे सामान्य तौर पे महिलाओं को ब्रेस्ट में कुछ गांठ टाइप में बनने लगते हैं, पुरुषों के भी शरीर में कहीं गांठ वगैरह बनने लगे तो तुरंत जाकर अंकोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में अंकोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है। अंकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही कैंसर और ट्यूमर वगैरह की जांच की जाती है। तो वहाँ जाकर दिखाइए, डॉक्टर उस सामान्य सी गांठ को देखेगा, अगर उसे लगेगा कि यह कैंसर का है या नॉर्मल गांठ है, तो नॉर्मल, अगर ऐसे नॉर्मल कोई गांठ या ट्यूमर टाइप का है तो उसका जो भी इलाज है वो कर देगा। अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये कुछ सीवियर या कैंसर हो सकता है तो फर्दर वह टेस्ट करेगा, और फर्दर टेस्ट के लिए वह रिकमेंड करेगा, जिसमें इमेजिंग टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे के जरिए, एमआरआई के जरिए, सीटी स्कैन के जरिए उस ट्यूमर की कंडीशन को पहचाना जाएगा कि किस तरह का ट्यूमर है। अगर फिर इसके बाद भी अगर नहीं पहचाना जा सका तो उसकी बायोप्सी की जाएगी। बायोप्सी में उस ट्यूमर के अंदर के टिश्यूज या फ्लूइड को लेकर उसका सेलुलर लेवल पे टेस्ट किया जाएगा, और यह पता लगाया जाएगा कि इसके अंदर कैंसरस कोशिकाएं हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर इसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं,
और भी टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी इसका पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है कि नहीं। तो अदर टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को जब ये कन्फर्म हो जाता है कि ये कैंसर है, तो फिर डॉक्टर इसके लिए ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ट्रीटमेंट में डॉक्टर सबसे पहले कुछ खास तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर शरीर के किसी ऐसे वैसे आर्गन में, जैसे हाथ पाँव या कुछ ऐसी जगहों पर कैंसर है, तो नॉर्मली डॉक्टर क्यूरेटिव सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके उस ट्यूमर को हटा दिया जाता है और फर्दर जो भी मेडिकेशन या दवाएं देनी होती हैं वो डॉक्टर देता है। जैसे कीमोथेरेपी कर देगा डॉक्टर, इसके बाद कीमोथेरेपी हो जाएगी, जितना भी जो है खतरनाक टाइप की कोशिकाएं हैं वो जो है कोशिकाएं समाप्त कर दी जाएंगी, न्यूट्रलाइज कर दी जाएंगी। लेकिन जहां पर क्यूरेटिव सर्जरी नहीं हो सकती है वहां पे डॉक्टर क्या करेगा, जैसे गले के बहुत अंदर हो या फिर ब्रेन के किसी हिस्से में हो, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर के पास विकल्प बड़े सीमित हो जाते हैं और डॉक्टर फिर इसके लिए रेडियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। और रेडियोथेरेपी के लिए अलग अलग आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे जो है गामा रेज वगैरह का उत्सर्जन होता है। जैसे कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करके गामा रेज प्रोड्यूस की जाती है और इस गामा रेज के जरिए कैंसरस सेल को मारा जाता है। कीमोथेरेपी में कैंसर को मारने के लिए कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। वहीं रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी में बहुत ही हाई विकिरण वाले गामा रेज जैसी गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वह कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करे, और इम्यून सेल को मजबूत किया जाएगा ताकि वो कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करके उनको मार दे। वहीं टारगेटेड थेरेपी में किया जाता है कि कैंसर की सेल को ईजिली पहचान ले हमारा इम्यून सिस्टम। इसके लिए कुछ खास तरीके के प्रोटीन को पहचानने के लिए या खास तरह की सेल को पहचानने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेंड किया जाता है। और वह कुछ टारगेटेड, जैसे जहां पे टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि शरीर जो है पर्टिकुलर तरह के सेल्स को समझे और उसको ही टारगेट करे। जैसे जहां पर ट्यूमर होते हैं वहां पे कुछ खास तरह के फ्लूइड होंगे, उन सेल के अंदर खास तरह के प्रोटीन होंगे। शरीर का इम्यून सिस्टम उन्हें जाने और वहां पे अटैक करे। टारगेटेड थेरेपी में आजकल एक नई चीज भी डेवलप हो रही है अभी, जिसे हम नैनो रोबोट्स भी बोलते हैं। तो नैनो रोबोट्स के जरिए हम उन टारगेटेड सेल पे ही अटैक करेंगे, ऐसा शोध अभी तक किया जा रहा है। आशा है कि जल्दी ही यह शोध अपने चरम पर पहुंचेगा और टारगेटेड थेरेपी के जरिए हम कैंसर सेल को मारने में सक्षम हो पाएंगे। आगे चलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कैंसर बहुत ही खतरनाक डिजीज है और आजकल इससे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। कैंसर को टाइमली पहचाना जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए, इसके लिए प्रॉपर जानकारी, अवेयरनेस, जागरूकता यह भी होना जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल भी सुधारना चाहिए और किसी भी डिजीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ भी शरीर में एबनॉर्मलिटी दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि लेट होने पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाएं, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहिए टारगेट फॉर IQ से। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और सेशन में। धन्यवाद।